संशोधक के बारे में और ऋतुचर्या को कौन कौन से आचार्य क्या क्या समझाते हैं उसके बारे में तो लास्ट क्लास के अंदर हंसोदक पूरा हो गया था। अब आइए ऋतु संधि। ऋतु संधि एक होता है ऋतु संधि, एक होता है यम दंष्ट्रा। दोनों समझिए क्या होता है। ऋतु संधि का मतलब है दो ऋतुओं के बीच की संधि, मतलब यूनियन ऑफ टू ऋतुज। अगर मान लो एक ऋतु है, मान लो ग्रीष्म, ग्रीष्म के जो लास्ट के 7 दिन है और ग्रीष्म की अगली ऋतु वर्षा के जो शुरू के 7 दिन है, उन दोनों का मिलान को ऋतु संधि बोलते हैं। मतलब पहली ऋतु के लास्ट के 7 दिन और अगली ऋतु के शुरू के 7 दिन, जब 7+7 शुरू होता है या जुड़ता है, तब इसको बोलते हैं 14 डेज की ऋतु संधि। ये क्वेश्चन वागवट बोले तो आता है और ये वागवट की देन है। क्वेश्चन 2 इसमें से बनते हैं। ऋतु सर ये संधि कितने दिन की होती है? 14 दिन। और कौन सा आचार्य बोलता है? वागवट। सर ये प्रावृत ऋतु वाला बता दीजिए सर, बताए थे कल, आज को बताने को आप। हाँ वो बताएंगे बताएंगे, पहले इसको चलने दीजिए फिर आगे बताएंगे, वो आएगा टॉपिक आगे। तो ऋतु संधि 14 दिन का होता है। 7 दिन जो होता है पहली ऋतु का लास्ट के 7 दिन, अगली ऋतु के शुरू के 7 दिन मिलते हैं, तब उसको बोलते हैं ऋतु संधि। वो होता है 14 डेज। तो क्वेश्चन आएगा ऋतु संधि किस आचार्य ने बताई है? वागवट। और ऋतु संधि का दिन कितना होता है? 14 दिन। ये 2 सवाल आएंगे, अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट आइए यम दंष्टा। यम दंष्ट्रा का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, यम दंष्ट्रा का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो सारंगधर आचार्य ने किया है। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है, यम दंष्ट्रा सारंगधर ने बोला है। अब नाम में यम छुपा है। यम का मतलब है कहीं ना कहीं ये डिजीज कॉज करने वाला है, या मारक होता है, या मारने वाला काल होता है। क्या होता है समझिए। कार्तिक महीने के अंतिम 8 दिन, ऊपर जब हमने हिंदी कैलेंडर पढ़ा था, मैंने बोला भी था आपको याद होगा, नहीं होगा तो उसको याद करना है। तो उसके अंदर जो कार्तिक है उसके लास्ट के 8 दिन, और अगहन जो है अगहन उसके शुरू के 8 दिन, ऋतु संधि में 7-7 दिन था, तब वो 14 दिन हो गया था। इसमें 8-8 दिन है, इसलिए 16 दिन हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कार्तिक, ये भी याद रखना, कार्तिक के लास्ट के 8, अगहन के शुरू के 8 जब जुड़ देंगे या इसको जब जोड़ देंगे तो ये 16 दिन का होता है काल। क्या? यम दंष्ट्रा। और इसके अंदर अग्नि बिल्कुल मंद होती है, इसलिए इस काल के लिए बोला गया है अल्प भुक्षित ही जीवितम। अल्प भोजन करने वाला ही जीवित रहता है, याद रखना इसको। अल्प भोजन जो करेगा वही इस काल में जीवित रहता है, क्योंकि इसके अंदर अग्नि एक ट्विस्ट लेता है। अग्नि जो है वो थोड़ा सा मंद होकर फिर बढ़ना शुरू होता है। तो याद रखना, कार्तिक का लास्ट का 8, अगहन का शुरू का 8, 8+8 16। सारंगधर आचार्य ने बोला यम दंष्ट्रा काल। 3-4 सवाल आते हैं इसके अंदर से, क्लियर हो गया मामला। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन आएगा सभी दोषों का प्रकोप करने वाली ऋतु कौन सी होती है? तो याद रखना है, पूरी दोषों का प्रकोप करने वाली ऋतु मैंने बताया भी था, वर्षा ऋतु होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर पित्त विदग्ध होता है। वर्षा ऋतु के अंदर जो है वो अम्लीय भाव होता है धातुओं का, रसों का, और पित्त विदग्ध होता है। उसके कारण अभ्र जो बादल है वो भी छाए होते हैं, और इस कारण से दोष तीनों बढ़ते हैं। और शरद ऋतु के अंदर जो है वो हंसोदक होता है, जल निर्मलीकरण हो जाता है, जल की शुद्धि हो जाती है। और हंसोदक तारा अगस्त्य उदय होने के कारण सभी विष जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए सभी दोषों की सामक ऋतु है वो शरद ऋतु बोला है। तो कुल मिला के शरद ऋतु सभी दोष को कम करने वाली ऋतु है, क्योंकि इसके अंदर अगस्त्य तारा राइज होने से सभी जो है वो निर्विष हो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाते हैं। और सभी दोषों को बढ़ाने वाली ऋतु वर्षा होती है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार जो है वो 6 ऋतुओं का वर्णन किया, ये हमने बात कर ली थी। 6 ऋतु होती है, शिशिर से स्टार्ट होती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब समझिए, कई आचार्य जो होते हैं वो इसके अंदर प्राविरिट ऋतु जोड़ देते हैं। तो प्राविरिट ऋतु होती कब है? ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। अब ऋतुओं को तो 6 के 6 रहना है, ऋतु 7 हो नहीं सकती। तो ऋतु क्या होती है? 6 ही होती है। लेकिन अगर प्राविरिट बीच में आ जाती है तो शिशिर ऋतु को हटाना पड़ता है। तो जब प्राविरिट बीच में घुस जाएगी तो शिशिर ऋतु हट जाएगी और हेमंत ऋतु से चक्र शुरू हो जाएगा। तो हेमंत के बाद में क्या आ जाएगा? वसंत। तो हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, प्राविरिट, वर्षा, शरद, ये क्रम हो जाता है। तो एक को हटाओगे एक जुड़ जाएगी, तो एक को हटना पड़ेगा। तो प्राविरिट ऋतु जब आती है तब शिशिर हट जाती है। बस ये लॉजिक है, और कोई इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है।
प्रावृत ऋतु होता क्या है? वर्षा ऋतु से जस्ट पहले का समय प्रावृत ऋतु कहलाता है, जो कि ग्रीष्म और वर्षा के बीच की ऋतु होती है। नॉर्मल चीज है। बाकी इसके अलावा जो है वो पूर्णतः आयुर्वेद जो है वो 6 ऋतुओं से सम्मत होता है, और 6 ऋतुओं के अंदर प्रावृत ऋतु को जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है। 6 ऋतुओं के अंदर शिशिर और हेमंत दोनों आती है, प्रावृत नहीं आती। अब नेक्स्ट आइए, अब हम सारंगधर बात के कर रहे हैं अनुसार पूछा जाए तभी बताना है। आयुर्वेद के अनुसार। जो है आयुर्वेद मतलब जनरल आचार्य जो है वो सब मानते हैं 6 ऋतु होती है, और अगर प्रावृत ऋतु आती है तो शिशिर हट जाएगी। पहली ऋतु है हेमंत। हेमंत ऋतु के बारे में बात कर, अब तुम मुझे बताओगे फटाफट, हेमंत ऋतु आदान काल या विसर्ग काल? विसर्ग। विसर्ग विसर्ग काल। काल। हेमंत ऋतु के अंदर बल श्रेष्ठ या बलहीन या बल मध्यम? बल श्रेष्ठ। बल श्रेष्ठ। बल श्रेष्ठ। हेमंत ऋतु के अंदर बल श्रेष्ठ है। हेमंत ऋतु विसर्ग काल का है, और बल इसके अंदर श्रेष्ठ होता है। इसमें चंद्रमा या सूर्य? चंद्रमा। 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 तो आइए बात करते हैं। जाठराग्नि और शरीर का बल श्रेष्ठ होता है, कोई बड़ी बात नहीं, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। क्यों श्रेष्ठ होता है, कल हमने डिटेल में बात की है। बल इसमें श्रेष्ठ होता है। इसको तौषार काल भी बोलते हैं, 100 स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेमंत ऋतु को तौषार काल भी बोलते हैं या तुषार काल भी बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? हेमंत और तुषार दोनों भाई भाई हैं। हेमंत और तुषार भाई हैं, तो तुषार और हेमंत याद रखना, क्वेश्चन आता है। अब भैया अग्नि अच्छी है, बल अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, अच्छा बल है, श्रेष्ठ बल है, तो खाओ जो खाना है। तो जो खाना बोले तो हैवी फूड भी खा सकता है। ओदक, आनूप मांस, अति मेदस्वी पशु पक्षियों का मांस, विलेसीय प्रसय का मांस, सभी मांस आदि को भक्षण करने के लिए ऋतु श्रेष्ठ होती है। विलेशीय मतलब होता है जो बिलों के अंदर रहते हैं, और जो बिलों के अंदर रहते हैं उनको सनलाइट मिलती नहीं है। सनलाइट मिलती नहीं, इसलिए इनका मांस जनरली गुरु होता है, हैवी होता है। और प्रसव मतलब होता है जो दूसरे का मांस झपट के खाने वाले हैं, जैसे चील, ईगल, जो दूसरे को झपट्टा मार के मांस खा जाते हैं उसको बोलते हैं प्रसह। और जो झपट्टा मारेगा वो दुर्बल नहीं हो सकता, इसलिए जो झपट्टा मार रहा है वो दुर्बल नहीं है, और जो दुर्बल नहीं है उसका मांस खा सकते हो, क्योंकि ये भी दुर्बल नहीं है आदमी जो खा रहा है। तो कुल मिला के मांस इसका अंदर सेवन के लिए बोला गया। मदिरापान बोले तो सीधु मधु के अनुपान के रूप में गोला मारो। मधु लेना है लेकिन अनुपान के रूप में। क्यों, इसको समझाता हूं मैं। भोजन अगर आप गुरु 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 भोजन करोगे तो अग्नि तो चलो उसको पचा देगा, लेकिन गुरु भोजन करने से कौन सा दोष बढ़ सकता है बॉडी में? कफ। कफ बढ़ने की कंडीशन में आप, अगर पेशेंट को लग रहा है कि आपको कफ बढ़ रहा है, तो आप उस शहद को अनुपान के रूप में ले सकते हो। अनुपान का मतलब है अनुपीयते पानम इति अनुमानम। भोजन के बाद में लिए जाने वाला पान अनुपान कहलाता है। भोजन तो कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा शहद को घोल के पी गए। इन कंडीशन अगर कफ बढ़ गया गुरु खाने से तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन आता है, किस ऋतु में मधु को अनुपान के रूप में सेवन किया है? क्योंकि एक ऋतु आगे आएगा जिसके अंदर हम पानी में, जल में, भोजन में शहद को घोल घोल के खाएंगे, भोजन के साथ शहद को खाएंगे। वो कंडीशन क्या है आगे बात करूंगा। अभी शहद को केवल भोजन के बाद में अनुपान के रूप में लेने के लिए बोला गया है, ये याद रखना। फिर मैं इसको पूछूंगा जब वो पढ़ाऊंगा। उष्ण जल का सेवन करना है, ठीक है। गर्म ऋतु है, ठंडी ऋतु है, 12 -5 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए उष्णोदक या गर्म जल का सेवन करते रहना है। विहार क्या करें? अभ्यंग करो बॉडी पे, मसाज करो, उत्सादन करो। मूर्धनी तेल जनताक स्वेद पे गोला मारो। मूर्धनी मतलब होता है सिर। सिर के ऊपर तेल आदि का मसाज करनी है या सिरो बस्ती करनी है। और जनताक स्वेद, तुम मुझे बताओगे बॉडी के अंदर अगर स्टीमिंग या हीट या स्टीम लेना है तो जून के अंदर लोगे या दिसंबर में लोगे बॉडी में स्टीम? दिसंबर में। दिसंबर में लेंगे, तो बोले तो ठंडक में लेंगे या हेमंत ऋतु में लेंगे। इसलिए देखो जनताक स्वेद। जनताक स्वेद एक प्रकार का कुटी, एक एक घर बनाते हैं या कुटी बनाते हैं, उसके अंदर अंदर जो है वो दिया सलाई या सिगड़ी जला के, उसके अंदर सिगड़ी जला के, दिया सलाई से सिगड़ी जलाकर अंदर हीट या हॉट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और उसके अंदर व्यक्ति का स्वेदन करते हैं या स्वेटिंग करते हैं। क्या होता है आगे बात करेंगे, बस इतना याद रखो। जनताक स्वेद का वर्णन हेमंत ऋतु में आया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। जनताक स्वेद कौन सी ऋतु में करते हैं? अब भैया स्वेदन करना है तो आपको कॉमन सेंस इतना तो आना चाहिए कि ठंड में करेंगे जब -5 डिग्री है, तो हेमंत ऋतु में जनताक स्वेद करते हैं। और उष्ण ग्रह के अंदर निवास, गरम गरम हीटर के अंदर आपको निवास करना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं करना है तो तुम मुझे बताओगे। इस ऋतु के अंदर क्या तुम लघु भोजन करोगे, लाइट भोजन?
नहीं। नहीं। नहीं करेंगे। इतनी हैवी अग्नि है, इतनी अग्नि को पचाने के लिए भारी मसाला डालना पड़ेगा। अगर लाइट भोजन कर लेगा तो 1 सेकंड में पचा लेगा, और बॉडी के धातुओं को भी पचा सकती है अग्नि, इतनी खतरनाक है। वर्जियत अन्न पानानी वातलानी च लघुनी च, गोड़ा मारिए। इसमें वो भोजन नहीं करना है जो वात को बढ़ाए और लघु हो। तो जो लघु होता है वो वात को ही बढ़ाता है, बात एक ही है। जो लघु बिल्कुल लाइट भोजन हो और जो वात को बढ़ाने वाला भोजन हो वो नहीं करना है। प्रवातम पे गोड़ा मारो। प्रवात का मतलब होता है डायरेक्ट एयर। अब भैया -5 डिग्री है, डायरेक्ट एयर कैसे लोगे इसके अंदर? तो डायरेक्ट एयर नहीं लेनी है इसके अंदर। प्रवात का सेवन, ये बोले तो एसी कूलर का सेवन नहीं करना है। प्रमित आहारम उद्मंतम च हिमागमे। प्रमित आहार मतलब होता है अल्प भोजन या बहुत कम भोजन, बिल्कुल नहीं करना है इस ऋतु में। और उद्मंत, उद्मंत आदि जो होता है, मतलब ये सत्तू आदि की घोल की जो कल्पना होती है उसको उद्मंत बोलते हैं। तो सत्तू आदि भी जो होता है वो ठंडा, या जो है वो ठंडक बॉडी में करता है। ज्यादा बॉडी में क्लेद या जल को, या जल ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में तो ठंडक ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए सत्तू आदि का सेवन और अल्प भोजन और डायरेक्ट एयर इसके अंदर नहीं लेना है। हिमागमे, हिमागमे मतलब हिम, हिम मतलब ठंडा, बर्फ। हिम का आगमे मतलब हिम वाला ऋतु के आगम होने पर, मतलब हेमंत ऋतु। नेक्स्ट आइए शिशिर। शिशिर के अंदर तुम मुझे बताओगे बल ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। शिशिर ऋतु आदान काल या विसर्ग काल? आदान काल। आदान काल। शिशिर ऋतु में सूर्य ज्यादा या चंद्रमा ज्यादा? सूर्य। सूर्य। सूर्य ज्यादा। तो आइए बात करते हैं शिशिर ऋतु। रॉक्शियम, समझ में आ गया क्यों आया रॉक्शियम? क्यों आया रॉक्शियम? सूर्य की तब गर्मी थोड़ी वायु सूरज आ होगी। गया। रुक रहेगी। जहां वायु सूरज आ गया वहां रुचता आ गई। रॉक्शियम। आदानजम, आदान डिहाइड्रेट। काल की ऋतु है। शीतम, जनवरी ठंडक है। मेघ मारुत वर्षजम पे गोड़म। आपने सुना होगा मावट की बरसात, सुनी है सर्दी में जो मावट की बरसात होती है? जो खिचड़ी के आसपास होती है। हाँ, तो जनवरी के आसपास एक बरसात गिरती है जिसको मावट की बरसात बोलते हैं। उस बरसात के अंदर यही काल चलता है, शिशिर ऋतु। गोड़ा मारो। मेघ मारुत वर्षजम। मेघ मारुत और हल्की सी बरसात भी इस दौरान आती है। फिर आगे लिखा है, बात एक ही है, हेमंत और शिशिर के अंदर लगभग लगभग ठंड बराबर है, लेकिन थोड़ा सा ऋतुओं का अंतर आ जाता है। निवातम, इसके अंदर भी ऐसी जगह रहना है जहां वात डायरेक्ट नहीं आए, या निवात बोले तो ज्यादा हवा नहीं हो उस कमरे में, उष्ण होना चाहिए कमरा। अधिकम शिशिरम, और शिशिर में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है, इसलिए ग्रहों के अंदर या घरों में वास करना है नॉर्मल। अपथ्य के अंदर, इसके अंदर भी वही है। अब भैया बल ज्यादा है तो लघु आहार तो दोगे नहीं, लेकिन बोलने की शैली अलग कर दी है। क्या लिखा है? कटु तिक्त कषायणी वातलानी च लघुनी च। इसके अंदर रसों का नाम देके बोल दिया है। हेमंत ऋतु के अंदर नाम नहीं आया था रसों का, वहां आया था वर्जियत अन्न पानानी वातलानी च लघुनी च। कोई रस का नाम नहीं आया था, लेकिन बात वही है। कटु तिक्त कषाय, तुम मुझे बताओ कि कौन से दोष को बढ़ाएंगे? कटु वात। तिक्त कषाय वात को बढ़ाएंगे, तो वात को बढ़ाएंगे के लिए अब रस बोल दो या डायरेक्ट ही बोल दो वातलानी च लघुनी च, एक ही बात है, लेकिन अलग अलग करने के लिए इसने रसों का नाम दे दिया। तो यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। कटु तिक्त कषायाणी वातलानी च लघुनी च कौन से ऋतु में नहीं खिलाओगे? क्या उत्तर करोगे? जिस ऋतु में रसों का नाम आ गया तो वो ऋतु क्या करोगे? शिशिर। ठीक है। शिशिर ऋतु में भी लगभग वही करना है जो हेमंत में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग देके बोल दिया। तो कटु तिक्त कषायणी वातलानी च लघुनी च, सीधी लाइन लिखी आएगी, शिशिर ऋतु में नहीं करना है। वर्जित अन्न पानानी शिशिरे च शीतलानी च, और ठंडे पदार्थ इसमें नहीं खाने हैं। तो लगभग बात वही है, ज्यादा इसमें अलग बात कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लाइनों का फेर है। याद रखना, ये लाइनें उठ के आती है। विशेष रूप से निवात, जहां पर डायरेक्ट एयर नहीं हो और गर्म वास कमरे में वास करना चाहिए। किसके अंदर? शिशिर ऋतु नॉर्मल। नेक्स्ट आइए वसंत। वसंत ऋतु फटाफट बोलिए, बल कैसा? मध्यम। मध्यम। वसंत ऋतु कौन सी काल? आदान या विसर्ग? आदान काल। आदान। आदान काल। वसंत ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप? वात दोष। वसंत ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप? वात सर, वात। वात तो वात। वर्षा में किसका प्रकोप? अम्ल। अम्ल। अरे दोष। तो सर दोष में वात। वात। पित्त सर, पित्त। पित्त वर्षा में पित्त पित्त। पित्त, हाँ। ये मैंने आपको पिछली क्लास में, इससे पिछली से पिछली क्लास में बताया था, 3 कसाय दोषों का कसाय प्रकोप की ऋतु। कसाय कसाय होता है इसमें। कौन सी ऋतु में पित्त प्रकोप होता है? शरद। शरद ऋतु में।
कौन सी ऋतु में वात प्रकोपित होती है? वर्षा। वर्षा में। कौन सी ऋतु में कफ प्रकोपित होता है? हेमंत। कौन सी ऋतु में कफ प्रकोपित होता है, संचित नहीं? सर प्रकोपित होता है बसंत सर, बसंत बसंत में, बसंत बसंत। बसंत वसंत में। वसंत में कफ बढ़ता है। और कफ के लिए कौन सा पंचक्रम? बमन। दमन सर। तो आइए, वसंत ऋतु के अंदर कफ बढ़ेगा। अब कफ क्यों बढ़ेगा समझ लीजिए उसको भी। जो हेमंत ऋतु के अंदर आपने उष्ण आदि भोजन किया है, कफवर्धक भोजन किया है, वो कफ धीरे धीरे जमना शुरू होगा क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है। और वो कफ धीरे धीरे जमता 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 शिशिर ऋतु तक और जमेगा। और शिशिर ऋतु के बाद में सूरज का भी बल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सूरज का बल धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो कफ पिघलेगा। और वो कफ पिघलेगा, इसलिए कफ का प्रकोप वसंत में होता है। क्योंकि वो कफ अब धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि सूरज की गर्मी अब बढ़ती जा रही है। क्या लिखा है? कफ का प्रकोप होकर। कफ का प्रकोप होगा इस ऋतु में। कफ का प्रकोप होगा। अब वो, अब कफ जो प्रकोप, कफ बोले तो जो जमी हुई चीज थी इसी ऋतु में, अब वो पिघलेगी पिघलेगी और पिघलेगी तो नीचे अग्नि के ऊपर गिरेगी। और अग्नि पे गिरते ही अग्नि गई काम से, अग्नि मंद हो जाती है। गोला मारो। इसमें अग्नि मंद हो जाती है क्योंकि ऊपर से जमा हुआ कफ छाती का पेट के अंदर जाके अग्नि को खत्म कर रहा है। इसलिए इसमें बमनादि पंचक्रम कराते हैं। गोला मारी। वमनादि मतलब वमन के साथ और भी करा सकते हैं, लेकिन वमन तो कराना ही कराना है, क्योंकि वमन कफ के लिए श्रेष्ठ होता है। वमनादि पंचक्रम क्वेश्चन आएगा। कौन सी ऋतु में वमनादि पंचक्रम कराते हैं? क्या उत्तर करोगे? वसंत। शारब, शशक, एण, लावक, कपिंजल, ये सब पक्षियों के मांस है, जो कि इसके अंदर लघु, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट मांस इसके अंदर सेवन करना है, क्योंकि अग्नि बिल्कुल कम है और कफ वर्धक आहार नहीं खाना है। तो बड़े लाइट लाइट बिल्कुल इजीली डाइजेस्टेबल मांस, रस या मांस है। व्यायाम इसमें कर सकते हो क्योंकि कफ भरा पड़ा है, व्यायाम करो, कफ पिघलेगा। उद्वर्तन, उद्वर्तन बोले तो उबटन लगाओ, बिल्कुल। धूम, धूम का सेवन कर सकते हैं। धूम, तुम मुझे बताओगे धूम कौन से दोष को बढ़ाती है? बात और कफ। वात को सर। जो न प्रश्न पित्त बोलता हूं पित्त उसको पित्त ढंग पित्त से सुनना है, सर पित्त को। और सुनने में बिल्कुल एकाग्रता रखनी है। मैंने बोला धूम किस दोष को बढ़ाती है? पित्त को। पित्त को। सर पित्त पित्त को। को बढ़ाती है। तो कम किसको करती है? बात कफ और को कफ। सर। किसको? कफ को। वात को कम कर देंगे। वात और कफ दोनों। तो कफ को भी कम करती है, और कफ इसके अंदर बढ़ रहा है, इसलिए धूमपान करा रहे हैं। धुआं ही धुआं इसके अंदर धूमपान करो। कवल करे, कवल कर सकते हो मुंह के अंदर, कौन सा? जो कफ को कम करे। अंजन कर्म कर सकते हो, क्योंकि आंखों के अंदर कफ का डर रहता है। आंखों के अंदर बात मैंने की थी, समुद्र में आंख पड़ी है, ज्योति समुद्र के अंदर पड़ी है, तो कफ के अंदर अंजन कर्म कर सकते हो। और अगरू और चंदन का लेप पे घोड़ा मारी 100 स्टार। सर तुम मतलब मुझे बताओगे चंदन ठंडा होता है गर्म होता है? चंदन ठंडा होता है। ठंडा होता है। और अगर चंदन का लेप आपको किसी ऋतु में लगाना है तो कौन सी ऋतु पकड़ोगे 6 ऋतु के अंदर? बसंत ऋतु। ग्रीष्म। चंदन कह रहा हूं। हम्म? अगर चंदन का लेप लगाना है तो सबसे गर्म कौन सी ऋतु है? शरद ग्रीष्म ऋतु में ऋतु। लगाए। तो ग्रीष्म में लगाएंगे ना चंदन। ग्रीष्म, हाँ ग्रीष्म ऋतु में चंदन तब ठंडा ग्रीष्म में होगा। लगाएंगे। हम्म। अगरू सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट, हॉट। तो अगरू का लेप अगर मैं बोलूं तो किस ऋतु में लगाओगे? हॉट। सर हेमंत। हेमंत में लगाएंगे। नहीं, शिशिर में भी लगा सकते हैं, लेकिन हेमंत उत्तर करना है, हेमंत में लगाएंगे। और अगरू और चंदन दोनों को मिला दिया, मतलब गर्म और ठंडा दोनों को मिला दिया। और जब गर्म और ठंडा दोनों मिलता है तो इसका जो है वो उत्पाद क्या होता है? ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, बोले तो मॉडरेट। 60 मध्यम। डिग्री को -50 डिग्री में मैं मिला दूं तो 20 डिग्री बनता है, या 10 डिग्री बनता है, या 20-25 डिग्री बनता है, बोले तो मॉडरेट। और ये भी मॉडरेट ऋतु है, इसलिए यहां पर अगरू चंदन मिला के लेप करना है। 100 स्टार। अगरू सर 100 क्या होता स्टार। है? क्या कह रहे हैं? अगरू क्या होता है? अगरू चंदन का ड्रग का नाम है। अगरू एक अच्छा। उष्ण ड्रग का नाम है। जैसे बत्सनाब होता है, जैसे गुंजा होता है, वैसे अगरू भी एक ड्रग होती है। एक्विलेरिया एगिलोचा, थैलमिडेसी फैमिली, अगरू ड्रग है, गर्म अगर ड्रग भी होती इसी है, को उष्ण ड्रग कहते हैं होती सर। है। अगर भी इसी का नाम है ना सर, अगर अगर अगर। बोलो, अगरू बोलो, एक ही बात है। कृमि जग्द बोलो, सब इसी के नाम पर ही आए। सर हम यव, लोगों को सर वो फैमिली नेम नहीं याद हो रहे हैं सर, एक बार सब थोड़ा हो सा आप जाएगा बता अभ्यास। दीजिए तो अभ्यास हो याद जाएगा रहेगा। सब। गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है, मैं भी जो है अभ्यास से ही सीखा हूं, आप भी अभ्यास से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस अभ्यास करते रहिए। अगरू और चंदन का लेप इसके अंदर करते हैं, और ये लेप जो है वो वसंत ऋतु में होता है। अब वसंत है,
कफ आपको पता ही है, और कफ के लिए सबसे बेस्ट जो अन्न होता है वो जौ होता है, या बार्ले, यव जिसको बोलते हैं, जौ जिसको बोलते हैं। तो जौ और गेहूं को मिला के भोजन करना है, क्योंकि जो होता है वो कफ शामक होता है। और इसमें आया एक निगद मद, इसको गोला मारो, निगद। ये निगद एक प्रकार की मदिरा है, जो मदिरा कफ के लिए बेस्ट होती है। तो ये निगद को थोड़ा सा याद रखना, ये निगद 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 50 जगह आएगा। निगद एक तरह की अल्कोहल है जो कि कफ को कम करती है, बस इतना याद रखो। माधविक आदि मदपान का भी हल्का सा सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर करना क्या नहीं है, कफ इसमें बढ़ रहा है, इसलिए कफ को बढ़ाने वाली चीजों को नहीं खाना है, जैसे गुरु भारी चीज, अम्ल कफ बढ़ेगा, स्निग्ध चिकनी चीज, मधुर मीठी चीज, दीवा स्वपन दिन में नहीं सोना है, दिन में सोने से कफ और पित्त दोनों बढ़ते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, कफ और पित्त दोनों बढ़ते हैं, केपी, कफ और पित्त बढ़ते हैं दीवा स्वपन से, इसलिए दिन में नहीं सोना है वसंत ऋतु में। तो ये सर लाइन, सर मध्य भी तो सर वो है सर, पित्त, वो अम्ल, बेस्ट अम्ल जो है। मद जो है वो अम्लीय है, मानते हैं, मद जो है वो पित्त को बढ़ाएगा, मानते हैं, लेकिन मेनली कफ शामक होता है, कफ को कम करता है। और इतनी भी अवस्था में नहीं कि इसका सेवन करना है कि पित्त को बढ़ा दे, इसको फॉर्मुलेटेड डोज के अंदर देना है, ठीक है सर। ताकि वो कफ तक ही लिमिटेड रहे। और ये लाइन कई जगह आई है, गुरु अम्ल स्निग्धम मधुरम दीवा स्वपन वर्जिएत, ये हजारों एग्जाम में आई है, डायरेक्ट कौन सी ऋतु में नहीं खाना है। तो इसको लाइन को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये पूरा कफ ही कफ भरा पड़ा है, इसलिए कफज ऋतु में नहीं खाना है, बोले तो वसंत ऋतु में नहीं खाना है। नेक्स्ट आइए ग्रीष्म। आप बताइए ग्रीष्म ऋतु में बल कम ज्यादा या मीडियम? कम। बल कम। बोले कम। तो हीन बल, लीस्ट बल। ग्रीष्म ऋतु आदान या विसर्ग? आदान का। आदान। आदान काल। अगर इसके अंदर लेप लगाना है तो चंदन अगरू या अगरू चंदन? सर चंदन। चंदन। प्योर चंदन, ओनली चंदन, प्योर चंदन का लेप। तो आइए बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूरज जो है वो पूरी ऊष्मा के कारण अपने पूरे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट, पूरे बॉडी का जो हाइड्रेशन है, पूरे बॉडी का जो जलियांश है, पूरे बॉडी का जो वाटर का तत्व है वो सब छीन लेगा, चूस लेगा, जिसके कारण बॉडी में लिक्विड ही लिक्विड पिलाना है, लिक्विड ही लिक्विड पिलाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर पित्त सामक काम करना है, या ठंडक देने वाले काम को करना है। और ठंडे रस होते हैं मधुर, तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय वात को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका सेवन कम करना है, लेकिन मधुर रस बिल्कुल इसके अंदर दे सकते हो, क्योंकि वो बॉडी में न्यूट्रिशन का भी काम करेगा, बॉडी में हाइड्रेशन का भी काम करेगा, और बॉडी के अंदर वात को भी कम करेगा। क्या लिखा है? स्वादु, स्वादु मतलब मीठा, स्वादु बोलते हैं मधुर को। मधुर, शीत, ठंडे, दर्व लिक्विड, ये दर्व अपने आप को बता रहा है लिक्विड, गोला मारो उस दर्व के ऊपर। स्निग्ध, थोड़ा सा चिकना भोजन, अन्नपान इसके अंदर देना है, डबल स्टार मार्क करिए। ये लाइन में सिर्फ दर्व दिख के ही दिमाग के अंदर कान खड़े हो जाने चाहिए कि लिक्विड ही लिक्विड दे रहा है, दर्व मतलब ये ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है। नेक्स्ट आइए, घी, पेय और सर। शाली का भोजन करना है, घी, दूध और चावल आदि का सुपाच्य भोजन इसके अंदर दे सकते हैं। शीत, शर्करा, मंथम, जांगलम च मृग पक्षिणी, इसके अंदर ठंडे ठंडे, शीतल, इजीली डाइजेस्टिबल और लिक्विड मांस रसों का सेवन करना है। और देख लो इसके अंदर उद्मंत आ गया है, बोले तो सत्तू का सेवन आ गया है, इसमें आप शर्करा से युक्त उद्मंत का सेवन कर सकते हो। लेकिन कौन सी ऋतु में उद्मंत नहीं दिया था? हेमंत। हेमंत में। ऋतु में उद्मंत नहीं दिया था, क्योंकि ठंडा होता है ये, और बॉडी के अंदर जो है वो शीतलता को बढ़ा देगा, इसलिए इस ऋतु में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैथुन के बारे में, तो मैथुन आदि क्रिया, चाहे भागदौड़, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम करनी है, क्योंकि बल बिल्कुल नहीं है। इसलिए आचार्यों ने 15-15 दिन पर मैथुन का जो है वो निर्देश दिया है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर या वर्षा ऋतु के अंदर 15-15 दिन से सहवास करना चाहिए, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए विहार। दीवा शीत ग्रह, दिन के अंदर या दिन में जब ज्यादा हीट पड़ती है, शीतल ठंडे ग्रह के अंदर रहना चाहिए। और निद्रा निशी चंद्रासु शीतले, और रात्रि के अंदर चंद्रमा के नीचे छत छज्जे के ऊपर सोना चाहिए। ये भी लाइन कई बार आई है, गोला मार। निशी मतलब रात्रि, चंद्रासु शीतले, चंद्रमा की शीतल किरणों में सोना है रात को, और दिन के अंदर शीत ग्रह के अंदर सोना है, क्योंकि दिन में चंद्रमा होता नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए दिन में तो ठंडे ग्रह में और रात में चंद्रमा के नीचे सोना चाहिए। नेक्स्ट आई, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वर्जित क्या है। तो भैया इसके अंदर ऐसी चीजें नहीं खानी जो गर्म हो, जो गर्म तासीर की हो, जैसे
अल्कोहल हो या मद आदि का सेवन हो, वो सब इसके अंदर नहीं करना चाहिए। निषिद्ध क्या चीजें हैं? मध्यम, अल्पम, मध्य अल्पम, बहुत लीस्ट पीना है, पियो तो भी। ये क्यों लीस्ट पीना, ये भी मैं समझाऊंगा। न वाह, न पियो तो बेस्ट है। पेयम अथवा स बहुत कम, और अगर पीना भी है तो जल में घोल घोल कर पीना है, हैवी क्वांटिटी में उसको डाइल्यूट करके, क्योंकि मद खतरनाक तीक्ष्ण है और तुरंत गर्मी को बढ़ा देगा। अब यहां पर क्यों मना किया है जल का, पहली बात तो मद का वो आपको पता लग गया, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मद पी लिया तो हालत खराब हो जाएगी। और यहां पर इसको बोलना पड़ा अल्प ले सकते हो, क्यों? क्योंकि चरक जब जन्मे थे तब राजा महाराजाओं का काल चल रहा था, और अगर आप डायरेक्ट बोल दोगे कि मद मत लो तो राजा नाराज हो सकता है कि आपने मना कैसे कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इसलिए उनको, मेरे हिसाब से, मैं जो सोच पा रहा हूं, बोलना पड़ा इनको कि भाई आप अल्प या बिल्कुल डाइल्यूट ले सकते हैं, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप जो है वो क्रुद्ध भी ना हो और आपकी बॉडी में पित्त भी ना बढ़े। इसलिए बोला है मध्य या तो लो ही मत, या फिर अल्प लो बहुत ज्यादा पानी डालकर, ताकि सब काम से व्यक्ति सेफ रहेगा। मैंने बोल भी दिया, मैंने समझा भी दिया और आप समझ भी गए। तो कुल मिला के इस प्रकार से मद को कम या अल्प या बहुत ज्यादा जल में घोल कर लेने के लिए बोला गया है। आगे लिखा लवण, लवण नहीं खाना क्योंकि पित्त बढ़ाता है। अम्ल पित्त बढ़ाता है। कटु पित्त बढ़ाता है। उष्ण भोजन नहीं करना है और व्यायाम भी नहीं करना है। जब बल ही नहीं है तो व्यायाम क्या करोगे? लेकिन व्यायाम कौन सी ऋतु में किया था? वसंत, वसंत में करना है, क्योंकि वहां कफ ही कफ भरा पड़ा है। फुल व्यायाम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यायाम इसके अंदर नहीं। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट नीचे लिखा है, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है, इस डब्बे में आओ देखो। एक होता प्रवात, तुम मुझे बताओ कि डायरेक्ट हवा कौन सी ऋतु में नहीं लेनी थी? हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में प्रवात का निषेध था, ये हमने पढ़ लिया ऊपर। अब तुम मुझे बताओगे डायरेक्ट हवा कौन सी ऋतु में लोगे? एसी और कूलर की हवा कौन सी ऋतु में लोगे? ग्रीष्म। ग्रीष्म में। तो देख लो लिखा हुआ है प्रवात का सेवन ग्रीष्म में करना है। हो गया क्लियर ये दो मामला। ठंड के अंदर नहीं करना है, गर्मी में करना है, कहानी खत्म। एक होता है प्रागवात। प्रवात और प्रागवात में ढंग से अंतर समझ लेना। प्रवात का मतलब होता है डायरेक्ट एयर, प्रागवात का मतलब होता है पूर्वैया, पूर्वी हवा, जिसको पूर्वैया बोलते हैं। ईस्टर्न विंड्स, जो ईस्ट की तरफ से विंड आ रही है। और याद रखना, ईस्टर्न विंड्स जो होती है उसका जो रस होता है, लिख लो, मधुर लवण। मधुर और लवण रस होता है पुरवैया का, और लवण होने के कारण ये पित्त को कई बार बढ़ा सकती है। नो डाउट मधुर रस है इसके अंदर, लेकिन लवण भी है, तो लवण होने से ये पित्त को बढ़ा सकती है। और पित्त कौन सी ऋतु में प्रकोपित होता है? शरद। इसलिए शरद में पुरवैया को नहीं लेना है। डबल स्टार, 100 स्टार मार्क कर दो। डायरेक्ट हवा लेनी है ग्रीष्म, डायरेक्ट हवा नहीं लेनी है हेमंत, और प्रागवात नहीं लेनी है शरद ऋतु, क्योंकि प्रागवात लवणीय होती है, लवणीय। नेक्स्ट आइए बात करें वर्षा। वर्षा ऋतु फटाफट बोलिए। विसर्ग आदान, विसर्ग। 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 वर्षा ऋतु में बल अल्प या मध्यम या हीन? अल्प। अल्प या हीन। और वर्षा ऋतु के अंदर जो है वो कौन सा रस होता है? बताओ, अब रस बताओ, कैसे याद कराया था कल? अम्ल रस। अम्ल अम्ल। मधुर। कैसे याद किया? मधुर। सबसे नीचे मधुर, तो मधुर किसके साथ था? हेमंत। फिर हमने याद किया था मधुर अम्ल लवण को उल्टा कर दो तो लवण अम्ल, तो लवण हो जाएगा शरद में और अम्ल हो जाएगा वर्षा में। याद आ रहा कल? फिर सबसे याद आ रहा नीचे है कल की कटु, बात? फिर कटु, फिर तिक्त कषाय, फिर तिक्त कषाय को उल्टा कटु कर तो, दो। कटु तो हो जाएगा कषाय। ग्रीष्म में, वहां तक तो जा ही नहीं रहे हैं, हाँ उससे नीचे ही बात कर रहे हाँ, हैं। ग्रीष्म मधुर का। लवण अम्ल, तो अम्ल हो जाएगा वर्षा में। तो अब आइए, अम्ल रस इसके अंदर होता है या अम्लीय भाव होता है। और मैंने बताया था वर्षा ऋतु में त्रिदोष का प्रकोप होता है, तीनों दोष प्रकोपित होते हैं इसके अंदर, क्योंकि अम्लीय ऋतु है, अम्लीय भावता प्राप्त है और बादल बादल है, तो तीनों दोष बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? आदाने दुर्बले देहे, आदान काल से जो देह दुर्बल हुई है, बोले तो ग्रीष्म सबसे गर्मी गर्मी झेलते हुए, पक्ताम भवती दुर्बला, भोजन की जठराग्नि जो आपकी है, अग्नि जो है वो भी दुर्बल हो जाएगी। इसीलिए वर्षा अनिलादिनाम दुष्यते बाध्यते पुणे, इसीलिए वर्षा ऋतु में अनिलादिनाम, बोले तो वात पित्त कफ तीनों बढ़ेंगे। जहां पर अग्नि कम हुई, गणित बॉडी की वहीं खराब होनी शुरू हो गई। अग्नि ही जो है वो बॉडी को मेंटेन करती है साम्य अवस्था के अंदर।
अग्नि गई, दोष बढ़ जाएंगे, इसलिए वात पित्त कफ बढ़ रहे हैं। डबल स्टार मार्क करो, कई बार क्वेश्चन आया है ये। ये सीधा क्वेश्चन आया, देहे पक्ति दुर्बलाम, सीधा क्वेश्चन आया, किसके लिए बोला है? वर्षा। और वात पित्त कफ बढ़ेंगे इसके अंदर। नीचे लिखा है कुप्यंती पवनादय, पवन आदय मतलब वात पित्त कफ कुपित होते हैं या बढ़ते हैं, इसलिए सर्वदोष प्रकोपक ऋतु है ये, सभी दोषों को बढ़ाने वाली ऋतु है। नेक्स्ट आइए, अब देखो कौन सी ऋतु के बाद में भोजन के हमने मधु को अनुपान के रूप में लिया था? बोलो फटाफट। भोजन के बाद में मधु किसमें खा रहे थे? हेमंत। हेमंत में। हेमंत क्यों खा रहे थे? में। क्योंकि गुरु 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 भोजन करने से जो कफ बढ़ा था, उस कफ को कम करने के लिए भोजन के बाद में शहद खा रहे थे। हमारी बात हो गई थी ये। जी अब आओ, बरसात के अंदर चारों तरफ कीचड़ी कीचड़ पड़ा है, जहां देखो जहां जल कीचड़ मॉइस्चर, 80% मॉइस्चर, 90% मॉइस्चर, क्लेद क्लेद भरा पड़ा है, पूरा कीचड़ पूरा मॉइस्चर, पूरी हालत खराब। और तुम मुझे बताओ कि शहद कफ को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। सर कम करता कम है। करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शहद के अंदर रुचता है, रुचता या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बॉडी में से मॉइस्चर को कम करता है, कफ को कम करता है, रुचता लाता है। इसलिए मिला के शहद खाओ। क्या लिखा है? वर्षा ऋतु में खाने पीने की चीजों में मधु मिलाना चाहिए। क्यों? कीचड़ी कीचड़ भरा पड़ा है चारों तरफ, और जो बाहर हालत वही अंदर हालत, 80% मॉइस्चर 85% मॉइस्चर, इसलिए शहद को मिला 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 के खाओ। डबल स्टार मार्क करो, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अन्न। इसके अंदर अन्न कैसा लेना है? अन्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया अन्न भी इसके अंदर वैसा ही लेना है जो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अग्निमंद है। तो यव गोधूम साली आदि छोटे मोटे आइटम खाने हैं जो कि भोजन में पच जाए। और नीचे लिखा क्षुद्रान्विताम, और क्षुद्र आदि का सेवन करना है सभी प्रकार के अन्नपान के अंदर। और अल्प मध्विक या अरिष्ट अंबु भी पीना है। मध्विक मद आदि जो है वो, या जो आसव अरिष्ट होते हैं, या जो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, उसको भी हल्का सा सेवन कर सकते हो, क्योंकि वो भी अग्नि को बढ़ाती है। करना क्या है इसके अंदर? प्रघर्षणम उद्वर्तनम, स्नान गंधमाला, माला आदि को धारण करो, स्नान आदि करो, उबटन लगाओ, बॉडी के ऊपर चूर्ण आदि का कर्षण करो, सब ठीक है। लेकिन क्या नहीं खाना? डबल स्टार मार्क करो, सत्तू का सेवन इसमें भी नहीं करना है। क्यों? अरे भैया आगे इतना कीचड़ है, इतना गीला पड़ा है बॉडी, तो और हाइड्रेट करके और क्यों मॉइस्चर बॉडी में बढ़ा रहे हो? इसलिए सत्तू का निषेध किया, लेकिन ग्रीष्म में सत्तू पी सकते थे। तो उद्मंत दीवा स्वपन बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दीवा स्वपन करते ही कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ती अग्नि और खत्म हो जाएगी, इसलिए दीवा स्वपन भी नहीं करना है। अवश्यायम नदी जलम, अवश्य मतलब ओस, ओस की बूंदे या ओस के आसपास नहीं जाना है, क्योंकि वही गीलीपन या गीला। और नदी का जल नहीं पीना है भैया, बरसात होते ही पूरा कचरा नदी के अंदर जाता है, और तभी नदी का जल पी लिया तो कचरा भी साथ में पी लोगे, इसलिए वर्षा का नदी का जल नहीं पीना है। नॉर्मल है, याद रखना। व्यायाम च आत्मम च विवाह चात्र वर्जियेत, व्यायाम भी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि बल सबसे कम है। आतप डायरेक्ट भारी, उसका सेवन नहीं करना है। धूप का क्यों? क्योंकि ये पित्त की संचय की ऋतु है, क्योंकि अगली ऋतु में पित्त बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आतप बोले तो सनलाइट का सेवन नहीं करना है। और विवाह बोले तो सहवास या मैथुन आदि भी इसके अंदर 15 दिन पे करना है, क्योंकि अग्नि और बल दोनों वीक है। तो ये लाइन भी 100 स्टार मार्क करो, कई एग्जामों में आई है। अब आइए शरद ऋतु, बोलिए शरद ऋतु कौन से दोष का प्रकोप? शरद सर, ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप? पित्त 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 का प्रकोप। शरद ऋतु आदान काल या विसर्ग काल? विसर्ग। विसर्ग काल आधा, या बोले तो शरद ऋतु के अंदर चंद्रमा या सूरज बलवान? चंद्रमा बलवान। चंद्रमा बलवान। शरद ऋतु के अंदर बल मध्यम हीन या तीक्ष्ण? मध्यम। मध्यम बल, मध्यम बल। हंसोदक कौन सी ऋतु में हो रहा था? हंसोदक शरद ऋतु। शरद ऋतु में। सभी जल का डिटॉक्सिफिकेशन किस ऋतु में हो रहा था? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। अगस्त्य तारा कब निकल रहा था? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। तो आइए अब शरद ऋतु लगभग था, आपने तो सब बोल दिया, बचा गया तो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। वर्षा सींचो उपचित अंगाना, वर्षा के ठंड के कारण जो शरीर में ठंडक बैठ गया था, सहसाम अर्केर रश्मिनी, तुरंत सूरज चमक गया, क्योंकि बरसात जाते ही बादल खाली,
बादल खाली मतलब सूरज एक्टिव। सूरज एक्टिव मतलब वो एक्टिव नहीं जो आदान काल में था, लेकिन सूरज तो दिखेगा। ऐसी बात थोड़ी विसर्ग काल में सूरज नहीं दिखेगा। तो वर्षा के कारण जो शरीर में ठंडक आई थी, उस ठंडक के कारण जब बादल छटे थे, छटने से सूरज आ गया, और सूरज आते ही कौन से दोष का प्रकोप कर देगा? पित्त का प्रकोप। अब बॉडी में पित्त बढ़ने लगेगा, और तप्ताम चिताम, और तप्त चित्त बोले तो तप्त शरीर होने से प्राय पित्तम सर्दी प्रकोप्यति, इसलिए शरीर में पित्त बढ़ जाता है। डबल स्टार हो गया नॉर्मल। नेक्स्ट आइए, अब इसके अंदर आहार। अब भैया आहार तो इसके अंदर वो करेंगे जो पित्त सामक हो, ठंडा ठंडा कूल कूल हो और लघु हो। तो मधुर पित्त सामक, लघु पित्त सामक, ठंडा पित्त सामक, तिक्तरस पित्त सामक। तो ऐसा भोजन जो कड़वा हो, बोले तो नींब आदि जैसा। थोड़ा माइक ऑफ करिए, किसका ऑन है? नींब का सेवन करना है, तिक्तरस का सेवन करना है, शीतल सेवन करना है, मधुर रस का सेवन करना है, और लघु डाइट का सेवन करना है। इस तिक्त पे गोला मार दो। ये तिक्त अपने आप को बता रहा है कि पित्त आ गया है। मधुर तो 2-3 जगह और आएगा, लेकिन तिक्त अपने आप को बता रहा है कि कड़वा आ गया। कड़वा आते ही इसका मतलब है कि पित्त प्रकोपित ऋतु शरद आ गई। मांस का सेवन करना है तो जंगल के अंदर, मांस के अंदर सेवन करने में लावक, कपिंजल आदि का मांस का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अन्न के अंदर भी वही नॉर्मल चीजें, चावल, गेहूं आदि, शाली चावल, या सब ये जौ आदि का सेवन करना है, ठीक है। अब आइए अगली लाइन पे गोला मारो। तिक्तस्य शर्पी, जहां तिक्त लिखा आ गया, आंख मीच के पित्त को याद करना है। तिक्त चाहे रस खिलाओ, चाहे तिक्त घी पिलाओ, तो तिक्त सर्पी मतलब घी, तिक्त घी का सेवन करना है। और विरेचन और रक्त मोक्षण करना है। 100 स्टार, क्योंकि पित्त की श्रेष्ठ पंचक्रम कौन सा है? विरेचन। विरेचन, इसलिए विरेचन करना है। और पित्त रक्त के अंदर चलता है साथ में, और पित्त और रक्त भाई भाई होते हैं, दोनों गर्म होते हैं, इसलिए पित्त और रक्त दोनों के अंदर रक्त मोक्षण करना, बोले तो ब्लड लेटिंग करना है या रक्त मोक्षण करना है। इसलिए जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, अगर आपने गौर किया हो, ब्लड डोनेशन कैंप सितंबर अक्टूबर में ज्यादा लगते हैं। क्यों? पित्त बढ़ता है। उनको पता नहीं ये बात, लेकिन आप उनको समझा सकते हो। तो रक्त मोक्षण भी इसके अंदर करना। तो तिक्त सर्पीपान, रक्त मोक्षण और विरेचन इसके अंदर किया जाता है। ये लाइन 100 स्टार है। ये पूरी लाइन पित्त को बता रही है। विरेचन पित्त, रक्त मोक्षण पित्त, तिक्त पित्त। विहार के अंदर आइए। अरे भैया, तो विहार के अंदर तो वैसी चीजें करनी है जो पित्त को कम करे। माला पहनो, ठंडा ठंडा कूल कूल, अच्छे वस्त्र पहनो, ठंडा ठंडा कूल कूल। शरद काल के अंदर इंदुर रश्मिन, इंदुर रश्मिन, इंदु बोले तो मून, मून की लाइट का सेवन करना है, क्योंकि शीतल होती है, ठंडी होती है, पित्त को कम करती है। इंदुर रश्मिन, बड़ा मारो। क्या नहीं खाना है? उषण, तीक्ष्ण, तला मला, जितना भी भोजन है, जितना भी पित्त को बढ़ाए, कुछ नहीं खाना है। आतपश्य वर्जनम, डायरेक्ट सनलाइट का वर्जित किया यहाँ पे, पक्की बात है, पित्त बढ़ेगा। वसा गर्म होता है, तेल गर्म होता है। अवश्य अनूप मांस, अनूप मांस भी गर्म होता है, तेल भी गर्म होता है, वसा भी गर्म होता है। तो गर्म गर्म चीजों का सेवन इसमें नहीं करना है। गोला मारो। नेक्स्ट, छार, छार जो होता है एल्कली, छार जो होता है उसका भी सेवन नहीं करना है, छार बड़ा गर्म होता है। दही का सेवन नहीं करना है, क्योंकि दही जो है वो कफ और पित्त दोनों को बढ़ाता है। दीवा स्वपन, दिन में सोने से, मैंने कौन से दोष बढ़ाए थे? दीवा स्वपन से कौन से दोष बढ़ते हैं? वात, दीवा स्वपन, पित्त और वात। शुरुआत पित्त, कफ दोष को बढ़ाते हैं। दीवा स्वपन से कौन से दोष बढ़ रहे थे? वात कफ। पित्त सर। वात और पित्त। नहीं सर, कफ और पित्त, सॉरी, कफ और कफ और पित्त। कफ और पित्त, कफ और पित्त। दीवा स्वपन से कफ और पित्त बढ़ता है, तो बात आ गई पित्त की, इसलिए यहाँ पे भी दीवा स्वपन नहीं करना है। वसंत में भी नहीं कर रहे थे। प्रागवात, समझा चुका हूं, प्रागवात का सेवन नहीं करना है। तो इन चीजों का सेवन इसमें नहीं करना है। 100 स्टार। नेक्स्ट आइए, अब हम पढ़ रहे हैं ऋतुओं के बारे में। काम खत्म हुआ, 6 के 6 ऋतु, इसको कल पूछा जाएगा, अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट आइए, त्रिविध देश पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के देश। देश मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया, एक कोई भूमि का खंड या कोई ज्योग्राफिकल एरिया जिसको बोलते हैं भूमि का देश, या भूमि, या जिसको देश भी बोलते हैं। 3 प्रकार के देश बताए आयुर्वेद। एक जंगल, बोले तो राजस्थान का एरिया, जहां दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है, हैवी सनलाइट। एक दिख रहा है अनूप, बोले तो ये पूरा उत्तराखंड का एरिया, पूरा केरला का एरिया, जल ही जल भरा पड़ा है। एक साधारण, दोनों के बीच में मीडियम, मध्य प्रदेश, ये सब मीडियम। तो जहां पर जंगल है वहां पर वात बढ़ेगी, दिखती बात है। इतना सूखा भरा पड़ा है तो रुक्षता से क्या बढ़ेगी? वात। तो जंगल प्रदेश में वात बढ़ती है। गोला मारो।
और पानी पानी इकट्ठा हो रखा है, क्लेद इकट्ठा हो रखा है केरला में, उत्तराखंड में, तो क्या बढ़ेगा? कफ। तो गोला मारो, कफ प्रधान अनुपदेश। और साधारण में तो भैया ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो सब बराबर हो जाएगा। तो सम देश होता है या श्रेष्ठ होता है? तो श्रेष्ठ होता है साधारण, जिसमें सब मिक्स होता है। अनूप के अंदर कफ, जांगल में वात बढ़ती है। तो ये अच्छी तरह याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी बिहार साधारण देश है। ये सब साधारण, जहां जहां बराबर होता है वो सब साधारण देश है। जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो सब जो है वो रुचिता वाला देश है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट वाला देश है, या जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले हैं, वो सब क्या है? अनूप देश। नेक्स्ट आइए बात करते हैं वायु। अब हम वायु के बारे में बात करें, बोले तो एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में बात करें। तो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है 78%, कोई बड़ी बात नहीं। ऑक्सीजन याद रखना 21% या 20.9 या 21 भी बोलते हैं इसको, और बाकी छोटी मोटी गैस है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 78 नाइट्रो, 21 ऑक्सो, बस ये दो चीज याद रखनी है। श्वसन क्रिया, जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो हमारा श्वसन तंत्र काम करता है, वो 18, इसको पूरा पूरा अगर लिखेंगे तो ये लगभग 14 से 18, 14 से 18 बार 1 मिनट के अंदर छाती हमारी ऊपर से नीचे होती है। तो हमारी जो श्वसन दर है वो 14 से 18 होती है। और जितनी ज्यादा श्वसन दर, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है उस क्रिएचर की। जितनी श्वसन दर ज्यादा होगी उतना आदमी कम जीता है, जितनी श्वसन दर कम होती है उतना आदमी ज्यादा जीता है। कछुए की श्वसन दर होती है 3 और जीता है 400 साल। व्यक्ति की होती है श्वसन 18, जीता है 60 साल। बंदर की होती है श्वसन दर 35, जीता है 4 साल। जिसकी श्वसन दर ज्यादा उतनी उम्र कम। सर कम सांस लिया आपने? सांस जो है वो तो वो लेनी पड़ेगी, कम लोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल है फिजियोलॉजी वो तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो श्वसन दर ये हर आदमी की, हर व्यक्ति की, हर क्रिएचर की जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसलिए तो प्राणायाम बनाया गया है। तो प्राणायाम की क्रिया क्या होती है? श्वास को देखने की क्रिया, श्वसन तंत्र को थमने की क्रिया। इसलिए जो प्राणायाम आदि अभ्यास करता है उसकी उम्र नेचुरली जो होती है एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इसलिए प्राणायाम जो है वो भारतीय साधुओं ने, साधकों ने इंट्रोड्यूस किया। बुद्धि सोच सकते हैं आप उनकी। तो ये श्वास को कंट्रोल करने की ही क्रिया है प्राणायाम, और उससे डेफिनेटली उम्र बढ़ती है। प्रत्येक श्वसन के अंदर फुफ्फुस 4.5% ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछेगा, नॉर्मल नॉर्मल चीज है। तथा 1/2 स्क्वायर फीट जो है वो CO2 का उत्सर्जन करता है। छोड़ दो, दिन के समय पौधे, ये नॉर्मल चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल में उल्टा होता है। पीपल, अश्वत्थ, पीपल का पेड़ दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अपवाद है। इसलिए भागवत गीता के अंदर कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ बोला है कि मैं पेड़ों में अश्वत्थ हूं। अब समझ में आ रही है अश्वत्थ क्यों बोला है? 24 आवर्स जीवन देने वाला हूं मैं, इसलिए अपने आप को अश्वत्थ बोला कृष्ण ने गीता के अंदर। उनको भी पता था प्राणी द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अतः रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। छोड़ दो। प्रत्येक व्यक्ति को 1 घंटे में 3000 स्क्वायर फीट एयर चाहिए। हल्का सा याद रखो, आजकल क्वेश्चन ये थोड़े से प्रचलन में है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसको याद कर लो। एक व्यक्ति को 3000 स्क्वायर फीट ऑक्सीजन जो है वो चाहिए पर आवर, 1 घंटे के अंदर। नेक्स्ट आइए एयर के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वायु, अब थोड़ा सा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है। अब आइए वायु के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में वायु के बारे में बताया। आइए बात करते हैं सबसे पहले पूर्वैया। पूर्वैया बोले तो कौन सी ऋतु में प्रागवात नहीं खाओगे? शरद, ग्रीष्म, शरद। हेमंत। शरद, अरे वो हेमंत में प्रवात थी, बोलना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि एब्जॉर्ब हो दिमाग के अंदर। प्रवात अलग है, प्रागवात अलग है। प्रवात को नहीं लेना है हेमंत में, प्रागवात को नहीं लेना है शरद में, क्योंकि प्रागवात के अंदर लवण रस होता है और प्रागवात में मधुर और लवण दोनों होता है। अभी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं पूर्वैया, पूर्वी हवा से मधुर स्निग्धो लवणश्च मारुते। आ गया, गोला मारो। मधुर और लवणीय होती, और जब मधुर है तो गुरु होगी, हैवी होगी। लवणीय है तो जलन करेगी, विदाही होगी।
और जो जलन करेगी वो पित्त को भी बढ़ाएगी, ब्लीडिंग भी करेगी तो रक्त पित्त को भी करेगी। इसलिए तो शरद ऋतु में नहीं ले रहे हैं। लाइन पे गोला मारो, पूरी लाइन पे डबल स्टार। छतानाम, लेकिन मधुर और लवण दोनों वात को कम करते हैं। ये इसकी फायदेमंद बात है। वातज रोग अगर हुए, कोई व्यक्ति सूख रहा है, कोई व्यक्ति सूख गया है, कोई व्यक्ति एकदम जो है वो वात प्रकोपित है किस व्यक्ति के अंदर, या जिस व्यक्ति के अंदर पूरे तरह से थका हुआ व्यक्ति है, तो उसको तो इस हवा को दो, मजा आ जाएगा। क्योंकि ये कफ और पित्त को तो जो है वो बढ़ाती है, लेकिन वात को कम करती है। तो वात के पेशेंट में तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मधुर और लवण दोनों वात सामक रस है। तो देखो क्या लिखा है, छताना, जिस व्यक्ति के अंदर छत हो जाए या ट्रॉमा हो जाए या ब्लीडिंग आ रही है। विष जुष्टा नाम, जिसमें टॉक्सिकेशन हो गया है, विष खा लिया पी लिया है। व्रणी, जिसमें घाव हो गया। श्लेष्मश्य, जिसमें कफ बढ़ गया है, उनके अंदर ये रोगों को बढ़ाने वाली होती है। विशेषण सदा रोग विवर्धनम, जहां पर कफ और पित्त दिख जाए उनको ये वायु बढ़ाएगी, क्योंकि इसके अंदर मधुर और लवण रस होता है, दोनों कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो जहां घाव लग गया है, जहां विष चला गया है, जहां पर कफज रोग हो गए हैं, उनको तो ये हमेशा बढ़ाएगा। अगली लाइन पर आओ। वातलाना, जो वातज आदमी है, प्रशस्त है, उसके लिए तो ये बेस्ट है। आगे लिखा है, माइक ऑफ करिए। श्रांता नाम, जो थका हुआ व्यक्ति है, जो थका हुआ है, श्रांत है, उसके लिए। और कफ शोषणाम, जिसका कफ सूख गया है, उसके लिए तो रामबाण हवा है, क्योंकि कफ को बढ़ाएगी। और आगे लिखा है, तेषा में विशेषण व्रण क्लेद विवर्धनम, लेकिन घाव के अंदर पस को ये बढ़ा देगा। घाव में पस को बढ़ाएगा, बोले तो घाव को गीला कर देगा। लेकिन ये लाइन आई है कई बार, वातला नाम प्रशस्य श्रांतम कफ शोषणाम, डबल स्टार। श्रांत व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, सूखा हुआ व्यक्ति, जिसमें कफ सूख गया है, जिसमें वात ही वात भरी पड़ी है, उसको पुरवैया में बैठा दो। तो ये हो गया मामला, वात को कम करने वाला और कफ पित्त को बढ़ाने वाली। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करना। नेक्स्ट आइए पश्चिम। अब आई पश्चिम की हवा भैया। पश्चिम बोले तो राजस्थान के मरु प्रदेशों से हवा आ रही है, बिल्कुल एकदम रुक्ष। पता चला अंदर जाते ही पूरे बॉडी का पसीना निकाल के शरीर सुखा दिया। बोले तो पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स। क्या लिखा है, विषदो, बॉडी के अंदर विशुद्धता लेके आती है। बोले तो क्लियरिंग एक्शन, बॉडी के अंदर रुचता के कारण बॉडी के अंदर विशुद्धता लेके आएगी, बॉडी को क्लियर करेगी। रुक्ष परुष खर स्नेह बलापहा, रुक्ष होती है, सूखी होती है, खर बोले तो रफ होती है, और स्नेह बलापहा, स्नेह के बल को, आपके बॉडी में जो स्नेहन का बल है उसको उड़ा के खत्म कर देगी, क्योंकि पूरी तरह से ये जल को अवशोषित कर लेती है। पश्चिमो वेस्टर्न विंड्स, मारुत तीक्ष्णम कफ मेदो विशोषणम, अरे कफ मेद क्या पूरी दुनिया को सुखा देगी ये तो कफ मेद फेद सबको सुखा देगी, कफ मेद विशोषणम। लेकिन कफ मेद को बढ़ा कौन रही थी, पुरवैया। पुरवैया कफ और मेद को, या कफ के अंदर क्लेद को बढ़ा रही थी। ये कफ मेद पेद सबको सुखा देगी। सद्य प्राण क्षय करा, तुरंत प्राण को मारने वाली होती है। गोला मारो, डबल स्टार। अरे भैया जब बॉडी के अंदर बल ही नहीं बचेगा, क्लेद फ्लेद सब उड़ गया, पानी वानी सब उड़ गया, तो बचा क्या, तुरंत मारने वाली होती है। शोषित शरीर नाम, बॉडी को सुखाने वाली होती है। गोला मारी। इसलिए जितने भी स्थूल व्यक्ति हैं, जितने भी मोटे व्यक्ति हैं, उनको राजस्थान लाके छोड़ देना चाहिए 15-20 दिन, 25 दिन, 1-2 महीना, 4 महीना, अपने आप कफ खत्म हो जाएगा उसका। तो कुल मिला के इसलिए राजस्थान आदि एरिया के अंदर घी आदि का सेवन ज्यादा करते हैं, तेल घी चिकनाई मीठा ये ज्यादा खाते हैं। क्यों, हालत खराब हो रखी है, पूरी तरह से हवा ऐसी चल रही है कि सुखा रही है, इसलिए घी का सेवन इस प्रदेश में ज्यादा होता है। तो ये लाइन आई कई बार, सत्य प्राण क्षय करा कौन है, वेस्टर्न विंड्स, और कफ मेद को शोषण भी यही करती है। नेक्स्ट आइए उत्तर। नॉर्दर्न विंड्स पढ़ रहे, नॉर्दर्न विंड्स, उत्तर की विंड्स कौन सी है, ये उत्तर की विंड्स थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरो मारुतो संदिग्ध होती है, मृदु होती है और मधुर होती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे गोला मारो, कसाय अनुरसे, कसेली होती है थोड़ी सी, कसाय अनुरस की होती है, और शीतल होती है, और दोषाणाम च प्रकोपणम, बोले तो शीतल आदि होती है और दोषों को प्रकोप कम करती है।
तस्माच प्रकृतिस्थ क्लेद विवर्धनों पे गोला मारो। प्रकृतिस्थ जो बॉडी में नॉर्मल क्लेद होता है उसी को तक ही बढ़ाती है, ज्यादा क्लेद को नहीं बढ़ाती है। गोला मारो, प्रकृतिस्थ क्लेद को ही बढ़ाती है, क्योंकि इसमें कसाय रस है ना, वो कसाय रस क्या करता है, क्लेद को कम करता है, और या मधुर बढ़ा रहा है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए ज्यादा क्लेद को नहीं बढ़ाती। ये लाइन आई है, इस पे गोला मारना। ये माइक क्यों होता है ऑन बार बार? इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन बता रहा हूं, माइक ऑफ करिए पहले। क्वेश्चन आएगा सीधा टुकड़ा लिखा हुआ, प्रकृतिस्थ क्लेद विवर्धनो कौन सी वायु है। क्वेश्चन आएगा सद्य प्राण क्षय कर कौन सी वायु है। क्वेश्चन आएगा मधुर और लवणीय कौन सी वायु है। क्वेश्चन आएगा क्लेद को बढ़ाने वाली कौन सी वायु है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो संस्कृत के टुकड़े से या हिंदी से, तो दोनों याद करने हैं पैरेलल। फिर नीचे लिखा है क्षीण क्षय विशारता नाम विशेषण तु पूजिताम। इस पे गोला मारो। जो व्यक्ति क्षीण है, थके हुए हैं, सूखे हुए हैं, विष से ग्रसित हैं, उसके लिए ये वायु पूजित है। इसको गोला मारना 100 स्टार। उसके लिए ये पूजित वायु है, बोले तो बेस्ट वायु है इन लोगों के लिए। ये टुकड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आइए दक्षिण वायु, ये सदर्न विंड्स आ रही है, दक्षिण वायु, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण, दक्षिण के अंदर क्षत्रिय वाला छ आ रहा है, और चक्षु, चक्षु के अंदर भी क्षत्रिय वाला छ आ रहा है, तो ये वायु आईटोनिक होती है। चक्षुष्य क्या लिखा है, मधुर च ए विदाही, ये भी मधुर होती है लेकिन जलन करने वाली नहीं होती है, क्योंकि इसमें कसाय अनुरस होता है। तो गोड़ा मारो, ये भी कसाय अनुरस है। उत्तरी वायु भी कसाय रस वाली होती थी, लघु होती है, लाइट होती है। दक्षिणों मारुतो सिर चक्षुष्य, ये 100 स्टार क्वेश्चन है। एक भी वायु चक्षुष्य नहीं आई ऊपर से नीचे तक, लेकिन दक्षिण चक्षुष्य, ये छ से छ मिला लो, दक्षिण वायु चक्षुष्य होती है और ये बलवर्धक होती है। और रक्त पित्त प्रशमनो नैचे वात प्रकोपणों पे गोला मारिए। ये रक्त पित्त को, ब्लीडिंग को कम करती है, और वात को भी ज्यादा प्रकोपित नहीं करती है। 100 स्टार मार्क करना। चारों वायु के बारे में बात कर ली, डबल स्टार मार्क करो। ये क्वेश्चन कई जगह आया है, कई जगह आता है, और इसको कई जगह पूछा गया है। तो एक एक इसके टुकड़े, एक एक इसके नाम, एक एक इसके कर्म, हिंदी और संस्कृत दोनों याद करने। वायु का शोधन कैसे करें, तो नॉर्मल चीजें भैया, लाक्षा ले लो, हरिद्रा ले लो, अतिविशा ले लो, इन सब का क्या करो, अग्नि में जला दो। तो अग्नि में जलाओगे तो यज्ञ हवन होंगे, धूपन होगा, उससे वायु शुद्ध हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वेंटिलेशन पर आइए थोड़ा सा। वेंटिलेशन या वातायन, जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है हमारे इसके अंदर, कमरे के अंदर खिड़की दरवाजे जो होती है, वो वेंटिलेशन होता है। तो वातायन या वेंटिलेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार का होता है वेंटिलेशन। यहां से भी सवाल नहीं आता है, बस है वायु, एयर, तो इसको भी हमने जोड़ दिया। इंटरनल वेंटिलेशन जो होता है, वो आंतरिक वेंटिलेशन दो भाग में होता है, हवा अंदर आने के मार्ग और हवा बाहर जाने के मार्ग। हवा खिड़की से अंदर आ रही है और दरवाजे से बाहर जा रही है, या दरवाजे से अंदर आ रही है, खिड़की से बाहर जा रही है। ये होता है इंटरनल, हमारे घरों के अंदर वेंटिलेशन। और प्रवेश इनलेट्स के उदाहरण जो नीचे लिख रखे हैं, टॉबिन्स ट्यूब, एलिजेंस ब्रिक, ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, एक तो क्वेश्चन आज तक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल नॉर्मल है। ये दीवार के सारे लगी हुई एक वर्टिकल नली होती है, जिसको टॉबिन्स जो है वो ट्यूब बोलते हैं। ये क्या है, इनलेट्स के उदाहरण है, जहां से हवा आती है। ये दीवार में और नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिजेंस ब्रिक्स, ये दीवार में लगी हुई विशेष प्रकार की छिद्र वाली ईंटें होती है, जिसके अंदर से हवा अंदर आती है। इनलेट्स, इनलेट्स का मतलब है हवा अंदर किन किन रस्तों से आ सकती है। फिर होता है लोअर्स वेंटिलेटर्स, इसके अंदर क्या होता है, तिरछी लगाई हुई पट्टियां होती है, पट्टियां, स्लिट्स जिसको बोलते हैं, और उस ढांचों के अंदर से हवा जो है वो खिड़की या दरवाजे के अंदर से निकल के आती है। फिर होता है शेरिंगहम्स वॉल्व्स, ये दीवार की ऊपरी हिस्से के पास लगा हुआ बॉक्स नुमा एक वॉल्व होता है, जो खुलता है और हवा उसके अंदर से चली जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप देख लेना इसके अंदर से कि ये क्या होता है। और इनलेट्स बोले तो हवा को अंदर आने के लिए क्या क्या जो है वो द्वार होते हैं। नेक्स्ट है हिकबर्ट्स, प्रवेश द्वार। इसमें होता है दो पल्लों वाली एक सरकने वाली खिड़की होती है, जिसके अंदर से जो है वो आसानी से हवा आ सकती है। और एक होती है आउटलेट्स, जहां से हवा बाहर जाती है। तो ये थोड़ा सा, अगर एक उदाहरण है तो एक उदाहरण को एक बार याद कर लो, कई बार पूछ सकते हैं। मैकेनिकल्स वेंटिलेशन, ये होता है जिसके अंदर हवा बाहर जाने के लिए एक वेंटिलेटर होता है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल्स वेंटिलेटर, इससे हवा बाहर चलेगी। बस ये मोटा मोटा कई बार इसमें ऐसे पूछ सकता है कि भाई निम्न में से कौन से आउटलेट से हवा बाहर की तरफ जाती है।
ऊपर के 3 ऑप्शन दे दिए और नीचे दे दिया मैकेनेल्स, तो मैकेनेल्स से हवा बाहर चली गई। और कुछ नहीं इसके अंदर, बाकी इसके अंदर लिखा है क्रॉस वेंटिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे कल। एग्जॉस्ट फैन सर नहीं बता सकते?